हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए टॉपिक का चयन किए हुए हैं, जिसमें पूर्व से ही हम बक्सर युद्ध को प्रारंभ किए हुए हैं, जिसमें बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि, उसके कारण इत्यादि बातों पे तो चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बक्सर युद्ध का प्रारंभ जिस तरह से हुआ, किस तरह से युद्ध हुआ। हमने इस चीज़ का बार बार चर्चा किया है कि मीर कासिम जो है वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो बहुत सारे सुधारों में लग गया था, ताकि अंग्रेज़ की जो मंशा थी, जो बंगाल को पूरी तरह हड़प लेने की, उससे वो मुक्ति पा सके। उसकी कोशिश उसने ज़रूर की, हालांकि संभाल तो नहीं पाया अंतोतगत्वा, लेकिन मीर कासिम ने अपनी योग्यता अनुसार कोशिश ज़रूर की। उसने, हम देखते हैं कि कलकत्ता काउंसिल द्वारा अंग्रेज़ों के निजी व्यापार को नियंत्रित न करने के पश्चात मीर कासिम के समक्ष मुख्य समस्या जो है वो भारतीय व्यापारियों को अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्ति दिलाने की थी। अंग्रेज़ कर्मचारी और व्यापारी जो है वो भारतीय व्यापारियों को नष्ट कर रहे थे, क्योंकि वे व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी नहीं देते थे। इस बात की भी हम चर्चा कर चुके हैं, और इस प्रकार भारतीयों की अपेक्षा सस्ता माल बेच सकते थे। अंग्रेज कर्मचारी भारतीय व्यापारियों को घूस लेकर उनका सामान भी चुंगी से मुक्त करा देते थे। तो इस प्रकार जो है सो मीर कासिम की सरकार को करों से वंचित होना पड़ता था, और इसका निजी लाभ अंग्रेज ले लेते थे। और इन सब बातों को लेकर के ही मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच जो है मनमुटाव हुआ। अब अंग्रेज़ों ने पुनः युद्ध करने का निर्णय ले लिया, और अंग्रेज़ों के दिमाग में फिर ये बात बैठ गई कि अब इसको हटा करके मीर जाफ़र को पुनः जो है वो नवाब बनाया जाए, और उस मीर जाफ़र के साथ उसने संधि भी कर ली। मीर कासिम भी इधर तैयारी में जुट गया, और इसी समय हुआ कि पटना जाती हुई हथियारों से भरी नावों को मुंगेर में ही रोककर मीर कासिम ने कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों को अपने मंतव्य से परिचित करा दिया। उधर एलिस ने क्लाइव की आज्ञा से पटना पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा जमा लिया, किंतु मीर कासिम ने तेज़ी से पटना पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, और एलिस तथा अन्य 200 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। नवाब तथा कंपनी के बीच युद्ध छिड़ने के लिए यह घटना जो है वो काफ़ी थी। कंपनी ने मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया, और मीर कासिम से युद्ध करने के लिए कलकत्ते से अंग्रेजी सेना चल पड़ी। मीर कासिम जो है इधर उसने 1763 ईस्वी के पूर्व तो उसको शुजाउद्दौला जो अवध का शासक था उसके साथ कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था, लेकिन वो फिर भी शुजा की शरण में पहुंचा, और मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता मांगी। अंग्रेज़ों की सेना जो मीर कासिम से युद्ध करने के लिए चली थी, उसने जो है सो कलकत्ते पे मतलब मीर कासिम का जो एरिया था उस पर उसने कब्जा कर लिया, और मीर कासिम को पटना से भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण लेनी पड़ी थी। तो हम देखते हैं कि मीर कासिम जो है उसने अपनी नवाबी को पुनः प्राप्त करने के लिए शुजाउद्दौला से सहायता की मांग की। शुजाउद्दौला पलायित नवाब की सहायता करके उसके धन को हथिया लेना चाहता था, उसका अपना भी स्वार्थ था। शुजाउद्दौला जो है सो उसने और उसका दूसरा उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों पर दबाव डालकर बिहार का प्रांत अपने लिए प्राप्त कर ले। तो इस कारण से शुजाउद्दौला जो है वो मीर कासिम की सहायता करने के लिए तैयार हो गया, सहमत हो गया। संजोग उस समय ऐसा था कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी जो है वो वहाँ उपस्थित था शुजाउद्दौला के पास, और वो भी उसमें शामिल हो गया। वो अपनी सेना के साथ बुंदेलखंड के विद्रोह का दमन करने के लिए आया था। बुंदेलखंड के विद्रोही सामंतों के दमन में मीर कासिम ने सम्राट की सहायता करके उसकी सहानुभूति भी प्राप्त कर ली। अब मीर कासिम ने शुजा और शाह आलम से मैत्री संबंध कायम किया। शुजा और मीर कासिम में मैत्री हो जाने के बाद भी शुजा और मुग़ल सम्राट मीर कासिम को बंगाल बनाने को तैयार थे, यदि वह 28 लाख रुपए वार्षिक खिराज मुग़ल सम्राट को दे तब। तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि तीनों का गठबंधन हुआ, लेकिन तीनों का अपना अपना स्वार्थ था। शुजाउद्दौला भी बिना स्वार्थ के मीर कासिम की सहायता नहीं कर रहा था, और शाह आलम का भी अपना स्वार्थ था। खैर, तीनों में जो है वो संधि होती है, और इधर 1764 ईस्वी में
अप्रैल 1764 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों के बिहार प्रदेश न देने के फलस्वरूप युद्ध जो है वो घोषित हुआ और दोनों ओर की सेनाएं जो हैं पटना बक्सर के निकट के युद्ध स्थल में पहुंच गई। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को सुजा की सेना जो एक भयंकर भीड़ के समान थी, उसके साथ शाह आलम द्वितीय की अपनी कोई सेना नहीं थी, न ही मीर कासिम के पास कोई सेना थी। तो वो सिर्फ सेना जो थी वो शुजा-उद-दौला की थी। संख्या तो काफ़ी थी उसकी, लेकिन उसको एक भयंकर भीड़ ही कहा जा सकता है। अंग्रेजी सेना मेजर कारनाक की अध्यक्षता में बक्सर के मैदान में मार्च 1764 ईस्वी में पहुंची, किंतु शुजा की बड़ी सेना की खबर पाकर वो आतंकित हो गई और करनाक जो है वापस लौट आया। अब जुलाई में करनाक के स्थान पर मेजर हेक्टर मुनरो को अंग्रेजी सेना का संचालक बनाकर भेजा गया। मुनरो ने प्रलोभन देकर अवध की सेना के प्रमुख अधिकारियों को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया, किंतु सौदेबाजी में मतभेद हो जाने के कारण उसको सफलता नहीं मिल पाई। उधर अवध का नवाब वजीर मीर कासिम से भी असंतुष्ट था, अतः उसे अंग्रेज़ों को समर्पित नहीं करना चाहता था। अगस्त 1764 ईस्वी में उसने उसकी संपत्ति छीन ली, समस्त संपत्ति छीन ली। शुजा अंग्रेज़ों से लड़ने की अपेक्षा बिहार प्राप्त करने को अधिक इच्छुक था। खैर, सबकी अपनी अपनी स्वार्थ होते हुए भी अंततः हम देखते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 9 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक चलने वाला ये युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ। वही बक्सर पटना के निकट बक्सर के युद्ध स्थल में। और अनेकों बार युद्ध के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि शुजा विजयी हो जाएगा, लेकिन घुड़सवार सेना अंग्रेज़ों की गोलाबारी के सामने ठहर नहीं सकी। शुजा जो है वो कोरा की लड़ाई में स्पष्ट रूप से वो जो है बक्सर की लड़ाई में स्पष्ट रूप से पराजित हो गया। लड़ाई भयंकर थी और दोनों ही पक्षों के लोग समान रूप से घायल हुए थे। शाह आलम जो है युद्ध के बीच में ही अंग्रेज़ों से जा मिला। मीर कासिम को सभी मित्रों ने छोड़ दिया अंततः, और अपना सारा धन गंवाकर वह यत्र तत्र घूमता रहा और अंत में 1767 ईस्वी में दिल्ली के निकट उसकी अत्यधिक दरिद्रता में उसकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि मीर कासिम जो कि एक योग्य शासक था और उसने बंगाल को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने की अपनी योग्यता अनुसार काफ़ी कोशिश की, गठबंधन भी कायम किया, लेकिन अंततः वह बक्सर का युद्ध हार गया और उसे परास्त होना पड़ा। अंग्रेज़ों को अपनी मनमानी करने की पूर्णतः छूट मिल गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।